राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के दौरे पर समकक्ष चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने की अगवानी। सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने तटीय आवास और मूर्त आय योजना के लिए मैंग्रोव पहल मिष्टी किया लॉन्च। भूपेंद्र यादव ने कहा, विकास और पर्यावरण को साथ लेकर चल रहा है भारत। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार की योजनाओं की चर्चा की। वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा। 32 साल पुराने मामले में वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। पूर्व विधायक अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की 1991 में घर के बाहर दिन दहाड़े गोली मारकर की गई थी हत्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन से दिल्ली में की द्विपक्षीय बातचीत। सैन्य हार्डवेयर के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण सहित नए रक्षा इनोवेशन और औद्योगिक सहयोग सहित विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक से पूर्व अमेरिकी रक्षा मंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। ओडिशा के बालासोर में रेल हादसे के बाद दोनों लाइनों पर रेल सेवा बहाल। सवारियों को लेकर निकली कोरोमंडल एक्सप्रेस। पूरी रात दुर्घटना स्थल पर डटे रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अभी खत्म नहीं हुई जिम्मेदारी। तेल की गिरती कीमतों पर नियंत्रण के लिए उत्पादन में कमी करेगा सऊदी अरब। जुलाई से रोज 10 लाख बैरल तेल की कटौती का फैसला। सऊदी अरब की अध्यक्षता वाले पेट्रोलियम निर्यातक देशों के 13 सदस्यीय संगठन ओपेक और रूस के नेतृत्व में इसके 10 भागीदारों की बैठक के बाद हुई ये घोषणा। और नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 17वीं बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। राफेल नडाल के रिकॉर्ड को तोड़ा। कार्लोस अल्कराज ने भी क्वार्टर फाइनल में बनाया स्थान। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम और सर्बिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। कल वो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर सूरीनाम पहुंच गईं। यहां उनके समकक्ष ने राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू आज सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ एक प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक करेंगी। बाद में ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा करेंगी। अपने इस दौरे में राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम में भारतीय प्रवासियों से संवाद भी करेंगी। उनकी यात्रा का फोकस दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों को व्यापार के अवसरों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करने पर होगा। इस दौरे का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति भारतीयों के सूरीनाम में प्रथम आगमन की आज मनाई जा रही 150वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इस समय भारत के दौरे पर हैं। आज उनकी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन ने लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के तरीकों पर चर्चा की। भारत और अमेरिका रक्षा क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी के सह विकास और मौजूदा और नई प्रणालियों के सह उत्पादन के अवसरों की पहचान करेंगे और दोनों देशों के रक्षा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे। इन उद्देश्यों की दिशा में भारत और अमेरिका ने यूएस इंडिया डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, जो अगले कुछ वर्षों के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा नीति का मार्गदर्शन करेगा। ऑस्टिन की यात्रा पीएम मोदी की वॉशिंगटन यात्रा से 2 हफ्ते पहले हो रही है, लिहाजा उनका ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बहुत ही गर्मजोशी से गले मिलकर और हैंडशेक्स के साथ मिले दिल्ली में, और एजेंडा पर थे इस द्विपक्षीय यात्रा में चाइना। जैसे कि लॉयड ऑस्टिन ने अपने अराइवल पर ट्वीट किया था कि इंडो पैसिफिक के ऊपर एक जॉइंट और शेयर्ड विजन वो रखना चाहते हैं, तो उसी तरह से जैसे उन्होंने शांग्रीला डायलॉग में यहाँ आने से पहले बात की, भारत और यूएस डिस्कस करेंगे कि कैसे साउथ चाइना सीज और इंडियन ओशियन में भारत और यूएस मिलकर बाकी देशों के साथ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, चाइना को डेटर कर सकते हैं उसके एग्रेशन में। भारत और अमेरिका ने पहले ही एक दूसरे को मेजर डिफेंस पार्टनर्स डेजिग्नेट किया हुआ है, और पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यानी ICET लॉन्च किया था, जिसके अंदर भारत और यूएस मिलकर क्रिटिकल और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर उनका साझा विकास कर रहे हैं, उनको को डिजाइन और को डेवलप कर रहे हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने इन ICET के तहत सेमीकंडक्टर्स, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी पर भी चर्चा की। कैमरा पर्सन विनय तिवारी के साथ नई दिल्ली से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत से पहले अमेरिकी रक्षा सचिव को दिल्ली के मॉनेकशॉ सेंटर में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बैठक के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने प्रेस से बात की और कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा वातावरण को मजबूत करने के लिए भारत और अपने सहयोगियों के साथ अमेरिका रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर सहमत हुआ है। We only share our technology with countries that we absolutely believe in and trust, and so you see an increasing desire for us to share with our partners here in India, and I think that if you look at some of the things that we're working on, Antoine, it's I would describe this period as is certainly consequential in terms of the kinds of things that we're doing, working together on, but I would also say it's transformative. In that, again, there are opportunities to increase capacity, increase capability, and all of that is good as you look at what it takes to ensure that we continue to work towards a free and open Indo-Pacific. We remain encouraged that India has continued to diversify its equipment over the past decade, and we're looking forward to continuing to work with them. अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हम एक महत्वपूर्ण नई पहल इंडस एक्स पर भी चर्चा कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य अमेरिका और भारतीय रक्षा नवाचार क्षेत्रों के बीच साझेदारी को तुरंत प्रारंभ करना है। उन्होंने बताया कि इस साझेदारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान लॉन्च किया जाना है। उन्होंने कहा कि वो न केवल एक साथ प्रौद्योगिकी साझा कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ पहले से कहीं अधिक सहयोग कर रहे हैं। We also discussed an important new initiative, IndusX, that aims to jumpstart partnerships between the U.S. and Indian defense innovation sectors. And we're looking forward to the formal launch of IndusX in conjunction with Prime Minister Modi's state visit to Washington. We're not only sharing technology together, we are cooperating alongside each other more than ever before. We discuss ways to increase information sharing, as well as new initiatives to improve maritime cooperation, including in the undersea domain. अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए समुद्री, सैन्य और एरोस्पेस डोमेन में विशिष्ट आला प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग देने पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने प्रौद्योगिकी के अधिक हस्तांतरण, सह उत्पादन और भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप स्वदेशी क्षमताओं के निर्माण पर भी बातचीत की। NSA अजीत डोभाल और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने मुलाकात में इस बात को सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि विभिन्न क्षेत्रों के देश, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद प्रशांत देश अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्रवाई की स्वतंत्रता को बनाए रखने और बेकार विकल्पों के लिए मजबूर न हों।
दोनों नेताओं ने आपूर्ति के विश्वसनीय स्रोतों, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और उद्योग से उद्योग की अधिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने पर भी सहमति व्यक्त की। एनएसए अजीत डोभाल और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने आज अपनी बैठक में लोगों और सामाजिक संबंधों सहित पूरे सरकारी प्रयासों के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण पर जोर दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए कुछ खबरें देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़ी हुई। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि विकास और पर्यावरण दोनों में संतुलन बनाकर रखा गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। पर्यावरण मंत्री ने इस मौके पर तटीय आवास और मूर्त आय योजना के लिए मैंग्रोव पहल मिष्टी भी लॉन्च किया। पूरी दुनिया में आज जब मिटिगेशन मेजर्स गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के द्वारा, एडेप्टेशन मेजर जब सोसाइटियल बिहेवियर के द्वारा हो रहे हैं, तो ऐसे में एनवायरमेंटल सेंस लोगों के बीच में खड़ा हो, इसके लिए एक मिशन लाइफ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब ग्लासगो में मिशन लाइफ का पूरा एक विषय दुनिया के सामने रखा गया, उसको COP27 में शर्म एल शेख के कवर डिसीजन में स्वीकार किया गया। पर्यावरण दिवस पर बीजेपी हेडक्वार्टर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पौधारोपण किया। 5 जून को हर साल ये दिन मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर न सिर्फ केंद्र की सरकार बल्कि बीजेपी भी हमेशा सक्रिय देखी जाती है। मोदी सरकार अपने 9 साल के कार्यकाल का जश्न मना रही है। भाजपा के नेता 9 साल की केंद्र सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहे हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग से भेंट की। पूर्व सेना प्रमुख से मुलाकात के दौरान नड्डा ने उन्हें मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और योजनाओं को लेकर लिखी गई किताब भी भेंट की। नड्डा ने उन्हें गुलदस्ते भी भेंट किए।
सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ढाका पहुंचे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे अपने समकक्ष जनरल एसएम शफीउद्दीन अहमद के निमंत्रण पर बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा के लिए सोमवार को ढाका पहुंचे। ढाका में उनके पहुंचने के बाद सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने ढाका छावनी में 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले बांग्लादेश सशस्त्र बलों के सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जनरल मनोज पांडे ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल एसएम शफीउद्दीन अहमद से मुलाकात की, जहां दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के मुद्दे पर चर्चा की गई। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे मंगलवार को बांग्लादेश सैन्य अकादमी BMA चटगांव में 84वें लॉन्ग कोर्स के ऑफिसर कैडेट्स की पासिंग आउट परेड की समीक्षा करेंगे। परेड के दौरान सेना प्रमुख BMA के पासिंग आउट कोर्स में मित्र विदेशी देशों के सर्वश्रेष्ठ विदेशी कैडेट के लिए स्थापित बांग्लादेश भारत मैत्री ट्रॉफी प्रदान करेंगे। इस वर्ष की पहली ट्रॉफी तंजानिया के ऑफिसर कैडेट एवर्टन को प्रदान की जा रही है। 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश MP MLA अवनीश गौतम की अदालत ने माफिया मुख्तार को आजीवन कारावास के साथ 1 लाख जुर्माना भी लगाया है। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुरा बीर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की चार्जशीट, लंबी जिरह और गवाही के बाद विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। बीते 1 साल में मुख्तार अंसारी को 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन इन सभी मामलों में अवधेश राय हत्याकांड का मामला सबसे बड़ा और सबसे बड़ी सजा के प्रावधान का है। अरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना और उनको आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अब मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देकर 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया को इस बात की इजाजत दी है कि वो अपनी पत्नी से हॉस्पिटल या घर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिल सकते हैं। इस दौरान सिसोदिया घर वालों के अलावा किसी और से बात नहीं करेंगे। ये मुलाकात पुलिस की मौजूदगी में होगी। पुलिस सुनिश्चित करेगी कि मीडिया की मौजूदगी वहां ना हो। सिसोदिया मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुल्तानगंज अगुवानी पुल एक बार फिर नदी में समा गया है। इस बार पुल का 3 पिलर गंगा में पुल के 3 पिलर समा गए हैं। इससे पहले भी 30 अप्रैल 2022 की रात को यह पुल गिर गया था। इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज से लेकर खगड़िया के अगुवानी के बीच गंगा नदी पर 1710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा निर्माणाधीन पुल रविवार की शाम गिर गया। 30 अप्रैल 2022 को भी इस पुल का पिलर नंबर 5 गिर चुका है। वहीं इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, यह पुल नहीं, बिहार की जनता का विश्वास गिरा है। 2 बार निर्माणाधीन पुल का भरभरा कर गिर जाना प्रमाणित करता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। बिहार सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का फिर एक नया रूप। एक बार 2014 में महागठबंधन की ही सरकार थी। 650-700 करोड़ से शुरू हुआ पुल 1600 करोड़ तक पहुंचा। प्राकलन में घोटाला अलग, कमीशन खोरी के चक्कर में उच्च पदाधिकारियों से तहसीलदारी करवा करके पैसे की वसूली में गुणवत्ता में समझौता किए। एक तरफ सुल्तानगंज के तरफ गिरा, अब खगड़िया के तरफ गिरा। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी जिम्मेवारी ले और पद से इस्तीफा दे। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का लूट की छूट की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। इधर पुल के दोबारा गिर जाने पर राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल जब पुल गिरा था तो वे विपक्ष में थे और सत्ता में आते ही उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना की IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, NIT पटना के विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा जांच कराई जा रही है। गंगा नदी पे कोई भी पुल बनता है तो महंगा बनता है, लेकिन अगर डिजाइन में अगर कोई फॉल्ट है, क्योंकि आंधी आया जो भी आया वो तो रिपोर्ट पे अब परसों आ ही जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन जो पहला रिपोर्ट आया उसके आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया कि सारा तोड़ा जाए और जो
भी नुकसान होगा वो सरकार नहीं व्यय करेगी बल्कि संवेदक करेगी। 14 महीने में दोबारा सुल्तानगंज अगवानी पुल के 3 पिलर गिरने का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, वैसे ही स्थानीय लोग दहशत में आ गए तो अधिकारी सकते में है। यहाँ जो भी ठेकेदार है, इंजीनियर है, सब घटिया सामान लगाता है, घटिया सोच का है, कोई भी बढ़िया से मेहनत नहीं कर रहा है। 1 साल पहले 1 साल भी नहीं हुआ, वो पाया गिरा हुआ है मोचरा के, अभी 3 पाया गिर गया। इतना शर्म लगता है कि साला हम लोग बिहार वासी हैं, जो कि ठेकेदार कितना दूर से आता है, वो ठेकेदार सक्सेस ही नहीं है, सब छोड़ के भाग गया है। ये पुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके निर्माण का कार्य सिंगली नाम की कंपनी देख रही है। बावजूद इसके पुल के 3 पाए का गंगा में दोबारा समा जाने पर सीएम ने इस मामले में अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुल गिरने से जानमाल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि रविवार होने के कारण वहां कोई काम नहीं हो रहा था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इस पुल का नवंबर-दिसंबर में उद्घाटन होना था, लेकिन 14 महीने में दोबारा पुल का भरभरा कर गिरना इस बात का प्रतीक है कि निर्माण काम में बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती जा रही है और सरकार अब भी जांच की बात कह रही है। इस मामले में सरकार की नींद कब खुलेगी? क्या तब जब हजारों मासूमों की जान चली जाएगी? पटना ब्यूरो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार में खगड़िया के अगवानी और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे 4 लेन महासेतु के 3 पिलर और 4 सुपर स्ट्रक्चर के नदी में समा जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विभाग की गलती मानी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ठीक से नहीं बन रहा था, तभी तो गिर जा रहा है। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, अब ठीक नहीं बना रहा तभी गिर जा रहा है भाई। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक कुकिंग पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें इलेक्ट्रिक उपकरण निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। विद्युत मंत्रालय का लक्ष्य 2030 तक प्रत्येक घर में इलेक्ट्रिक कुकिंग के प्रचलन को संभव बनाना है। 2030 के लक्ष्य को पाने के लिए पहले शहरी क्षेत्र और कस्बों को कवर किया जाएगा, इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र को इलेक्ट्रिक कुकिंग की तकनीक के दायरे में लाया जाएगा। गैस पर भी डिपेंडेंस कम करने के लिए हम इलेक्ट्रिक कुकिंग पे मूव करें। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ साथ इलेक्ट्रिक कुकिंग को भी उतना ही महत्व दिया जाए, और इसके लिए हमने कुछ प्रोग्राम अभी डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि एक तो है कि टेक्नोलॉजी हमारी मैच्योर हो चुकी है, इसको हम अगर स्केलिंग अप कर देते हैं, एग्रीगेट कर देते हैं, इसकी डिमांड बढ़वा देते हैं, तो इसके प्राइसेस अफोर्डेबल हो जाएंगे। और इसको ई कुकिंग को हम शहरों में देखते हैं कि बहुत जल्दी ये प्रमोट हो जाएगी। इसमें जितने अच्छे अप्लायंसेस आएंगे, स्टार रेटिंग अभी हमारी हो रखी है, तो इससे जो अर्बन कंज्यूमर है वो तो उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक पूरी तरह पारंपरिक कुकिंग को इलेक्ट्रिक कुकिंग में स्विच करने से पर्यावरण संरक्षण के साथ ही उपभोक्ता और कंपनी दोनों को फायदा होगा। वर्षों में यदि हम इलेक्ट्रिक कुकिंग पे स्विच करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी सौर ऊर्जा से अधिकतर आएगी, तो इससे बढ़ावा बनेगा। और जो हमारा जो किचन का जहाँ पे कुकिंग होगा या खाना बनेगा, वहाँ का वातावरण भी थोड़ा और स्वच्छ हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड कुकिंग जो होगा बड़ा सेफ होता है, एफिशिएंट होता है, और साथ ही ये काफ़ी क्लीन कुकिंग में माना जाता है। योग आज पूरे विश्व को भारत से जोड़ने की एक नई कड़ी के रूप में सामने आ रहा है। सर्बिया के लोगों में भी योग को लेकर जबरदस्त उत्साह है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे सर्बिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बेलग्रेड से हमारी संवाददाता मंजू मीणा की ये खास रिपोर्ट देखिए। सर्बिया में योग के केंद्र आपको बड़ी संख्या में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ स्कूलों और कॉलेजों में भी योग की शिक्षा दी जाती है। इसी सिलसिले में दूरदर्शन की टीम बेलग्रेड के एक योगा प्रशिक्षण केंद्र पहुंची। इस केंद्र के संचालक ड्रैगन लांसर ने बताया कि वो अपनी विदेश पढ़ाई के दौरान 1976 में योग के संपर्क में आए और 1982 में अपनी यूरोप यात्रा के दौरान वो अपने पहले शिक्षक स्वामी सत्यानंद के संपर्क में आए। इसके बाद उन्होंने अपनी दीक्षा नाम श्री विद्यानंद से एक नई पहचान प्राप्त की
और अपने इसी नाम पर उन्होंने बेलग्रेड में विद्या योग प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की, जहां ये स्कूल कॉलेज के शिक्षकों को योग का प्रशिक्षण देते हैं। I took initiation in Purna Sannyas in 1988 in India, Bihar School of Yoga from my Guruji, Swami Satyananda Saraswati. In association with the Indian Embassy in Belgrade, we organized from the very beginning the International Day of Yoga in various popular places in Belgrade. Thanks to your Prime Minister Modi. It's very good for popularity of yoga because yoga has its therapeutical and prophylactical. कई महीनों तक भारत में रहकर उन्होंने योग और अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त की और अपनी एक अलग योग शैली इजाद की, जिसे उन्होंने विद्या योग का नाम दिया है। आज इनकी पत्नी इवाना लांसर, जो खुद भी एक सर्टिफाइड योग टीचर हैं, केंद्र के संचालन में सहयोग कर रही हैं। Like everyone knows, it gives you some kind of balance in your daily life, and it helps you to find peace in your daily routine, in everything you do every day. I think that many people now can see all the benefits of yoga, and that everyone can practice. Like if you have some problems in your physical body, you can practice your breathing techniques, and you can always find something good in yoga too. योग यहाँ के लोगों में, विशेषकर युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। Jogom sam počela da se bavim pre 8 godina u vreme trudnoće i tada otkrila da mi joga daje potpuno jedan novi pogled na moj dnevni dan. Nakon par meseci posle rođenja mog sina sam nastavila da prakticiram jogu 8 godina i pošto sam po zanimanju vaspitač i radim u jednom internacionalnom vrtiću, nemačkom vrtiću u Beogradu. आज योग न सिर्फ राजधानी बेलग्रेड बल्कि सर्बिया के छोटे छोटे कस्बों और शहरों में भी लोकप्रिय हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा के बाद जिस तरीके से योग को पूरे विश्व में मान्यता मिल रही है, उससे सर्बिया के लोगों में भी विशेष उत्साह है और इसके लिए उन्होंने भारत के लोगों और भारत सरकार के प्रयासों के प्रति अपना आभार भी प्रकट किया। कैमरा पर्सन एम.ए. खान के साथ मंजू मीना की रिपोर्ट, बेलग्रेड, सर्बिया। लोकप्रिय सीरीज महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाने वाली गूफी पेंटल का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका पिछले 10 दिनों से मुंबई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान आज उनका निधन हो गया। वो कुछ सालों से दिल और किडनी से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। गूफी पेंटल का आज सुबह करीब 9:30 बजे निधन हुआ। उनके पार्थिव शरीर का आज दोपहर 4 बजे ओशीवारा शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। फैंस गूफी पेंटल के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे थे, लेकिन आखिरकार इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब सेलिब्रिटीज के साथ साथ फैंस भी उनके निधन पर शोक जता रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।